मैंने 2001 में डिसाइड किया था कि दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आ जाएंगे और मैं बन जाऊंगा अगला शाहरुख खान। आप घर से पैसे मंगाना बंद कर देते हैं, ईगो आपने इतनी बड़ी बना ली है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, है ना, आप काम कर रहे हो, जेब में चवन्नी नहीं है लेकिन ईगो है। और दुनिया को आपने क्या दिखा दिया वो दिखाना पड़ता है, नहीं तो क्या कहेंगे बेचारा है, फंस गया। तो जिगरा चाहिए था, मैंने ऐसा सुना है कि बिजनेस चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। Correct. अगर आपके पास पैसे कम हो या ना हो, स्केल का इश्यूज है, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर्स का इशू है, मार्केट का इशू है, रूल्स रेगुलेशंस का इशू है, कितने सारे इश्यूज हैंडल करने। तो मैं ये सोचता हूँ मैं अगर 1000 करोड़ भी पहुंच गया तो टेंशन तो वही है। तो सोच लो हम हैं 1000 करोड़ वाले, है ना। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, प्रिंटर बन सकते हो, रबर रोलर मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, अपनी मेहनत से और सारी चीजें करके, और उसमें बहुत सारी आपकी एजुकेशन एंड आपके एक्सपर्टीज काम आती है। करेक्ट। एक्टर के लिए नहीं, एक्टर के लिए ये वाला पार्ट 30-40% हो जाता है आपकी एक्सपर्टीज। Hi Samir, welcome to Ink Stories. Hi Sujit, and thanks for having me here on YouTube, man. Samir, it's an honor, a pleasure, a privilege. यार आप प्रेशर में मत डालो मुझे। नहीं, मैं प्रेशर में डाल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ना मैं बिल्डअप कर रहा हूँ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए। वी हैव अ वेरी डिफरेंट गेस्ट टुडे हु इज known as a film or TV personality, TV star, and he has done a mighty number of shows over the last many years. और आज वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, जो एक ग्लैमर इंडस्ट्री से आप नॉट सो ग्लैमर इंडस्ट्री में आए हो। तो इस जर्नी के बारे में बात करने के लिए हम बैठे हैं। यार देखो, एक तो गॉड इज काइंड, गॉड इज ग्रेट, तो वो लेके आए, वो एक उन्होंने जरिया बना दिया कि भाई साहब ऐसा है कि आप पहले ये रोल करते थे अब ये रोल बनाओ। तो रोल बना रहा हूँ अभी मैं, रबर रोल है, रबर रोलर बना रहे हैं। तो रोल से रोलर पे लेके आ गए मुझे। एंड आई नो कि अगले कुछ 2 या 3 सालों में आई अगेन रिज्यूम दैट रोल ऑल्सो। लवली। आई मीन मुझे ना जब आप आए और आपने आपके बारे में बताया, मुझे अभी ये समझ नहीं रहा मैं पहले आपको रबर रोलर इंडस्ट्री के बारे में पूछूं या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछूं, कि मैं और हमारे दर्शक सब लोग ये जानना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में होता क्या है। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द फिल्म इंडस्ट्री। व्हाट्स योर जर्नी, वेयर हाउ डिड यू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, और फिर आप आए कैसे रबर रोलर इंडस्ट्री में? फिल्म इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल से ना इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर घर में या नेक्स्ट टू इन योर नेबरहुड, और हर 4-5 घर में एक बंदा तो होता है जिसको एक्टर बनना है। हाँ, शौक तो सबको ही होता है, वो भले बोले नहीं, yes. कहीं ना कहीं तो दिल में होता है, पहुंच जाए नहीं वो यहाँ तक, ठीक है। कई लोग होते हैं जो बेचारे अपने कॉलोनीज में कुछ एक इवेंट हुआ उसमें कर लिया पार्टिसिपेट, कुछ लोग स्कूल में भड़ास निकाल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो थिएटर तक पहुंच जाते हैं, एंड देन जिनको ऊपर वाला थोड़ा सा सपोर्ट करता है वो यहाँ बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं, बॉलीवुड तक। तो मुझे ऊपर वाले ने पहुंचा दिया यहाँ तक। उसके पीछे वही जद्दोजहद थी जो लाखों करोड़ों। किधर से? आप मुंबई से हो या? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? बोर्न एंड बॉट अप देयर। अच्छा, दिल्ली। और बैकग्राउंड लाइक मेरी फादर, मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, तो वहाँ से हैं। मेरे मॉम डैड अभी भी वहीं, रिटायरमेंट के बाद उनको लगा कि नहीं यार हमारी दुनिया वहीं है। अच्छा। तो जो मेरे रिलेटिव्स हैं पुराने सब वो वहीं पे हैं, लाइक दादू नानू सबका। बढ़िया। तो वो लोगों ने वहाँ डिसाइड किया सेटल होने का, और मैंने 2001 में डिसाइड किया था कि दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आ जाएंगे और मैं बन जाऊंगा अगला शाहरुख खान। लेकिन तो ये क्या है ना कि एक पैरेलल वर्ल्ड चलता है, मेरे साथ साथ ऐसे कई लोग थे जो ये सोच रहे थे और मैं ये नहीं जानता था कि वो ठीक है। तो इनफैक्ट मेरे भी थिएटर में जहाँ मैं प्लेस करता था, या चारों तरफ इतना एक मंडी हाउस, आप जगह जानते होंगे, सब जानते होंगे, शाहरुख खान सर, मनोज वाजपेयी जी सब वहीं से निकले हुए हैं। तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ 99.9% लोगों के अंदर ये होता है कि यार मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ और जाते ही मुझे एक बढ़िया रोल मिल जाएगा और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी।
जैसे ही यहाँ आते हैं, अच्छा तब तक क्या होता है कि जो लोग यहाँ के जा चुके हैं या कभी कभी आते जाते रहते हैं ना कि दिल्ली बॉम्बे, जब उनको बताते हैं ना कि नहीं यार वहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं होता, बहुत स्ट्रगल है ऐसा, तब तक उस बंदे के माइंड में क्या चलता है, खुद चला गया, मुझे नहीं जाने देगा। ये चाहता नहीं कि मैं भी चाहता नहीं, मैं बोलो, क्योंकि ये टैलेंटेड नहीं था मैं तो क्योंकि कोई भी एक्टर ये नहीं चाहता, उसको पता ही नहीं है ना भाई साहब, क्योंकि इसमें कोई डिप्लोमा तो है नहीं। हाँ, करेक्ट। डिप्लोमा चल रहे हैं, दुनिया पढ़ा रही है एक्टिंग, लेकिन कोई लिख के नहीं दे सकता भाई साहब अच्छा ये लो आपके 99.9% नंबर आ गए, आप टॉपर हो हमारे डिप्लोमा और अभी आप स्टार बन जाओगे, हाँ आप रिप्लेस कर रहे हो शाहरुख खान साहब, वो तो होता नहीं है। तो हर बंदा ये सोचता है नहीं यार ये तो जाके आ गया, ये वहां पहुंच गया, इसने क्रीम देख ली है वहां की, अब ये चाहता है कि वहां भीड़ ना हो तो ये मुझे मिसगाइड कर रहा है। अब इसमें मेरे साथ साथ और भी कई लोग आए होंगे, तो सबका फिर अपना अलग अलग सच है, अपनी अलग अलग जर्नी है। तो आप चाहेंगे तो हम इसी पॉडकास्ट को लंबा कर देंगे, 2-3 दिन तक लेके चलते क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरी है भाई, मैं बता आप उसमें से कुछ अच्छे बताइए, या प्रिंटिंग इंडस्ट्री को भी थोड़ा प्रिंटिंग ग्लैमर के बारे में जानने का मौका। इतनी कलरफुल है कि इनफैक्ट फिल्मी दुनिया के जो पोस्टर से लेके मैगजीन तक सब कुछ छपता तो इधर ही है, छपता तो इधर ही है। अब पोस्टर्स लगने कम हो गए, अब सब डिजिटल हो गया, बट यहीं से छपा है, सब यही कलर्स तो यहीं से गए हैं, करेक्ट इन्हीं पेपर्स पे गए हैं सब चीज़, और यही इंक यूज हुई है। तो बट यस ये एक जर्नी रही है जो मेरे ख्याल से गॉड ने डिसाइड किया था पहले से, और मेरे कुछ प्लान्स थे जिसको उन्होंने हेल्प आउट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। और तो आप बॉम्बे आए तो हुआ क्या, यानी थोड़ा संक्षिप्त में बताया। बॉम्बे आए तो क्या 15 साल हम 3 दिन में करें, बट बॉम्बे आए तो क्या हुआ कि जब फर्स्ट टाइम आया मैं तो बब्बर साहब के घर रुका था, राज बब्बर जी के घर, सीधा उनके घर से, छोटा मोटा नहीं। हाँ बिकॉज मैं छलांग मारा, बिल्कुल क्योंकि मेरे जो थिएटर के डायरेक्टर थे मंडी हाउस में, अच्छा रेपर्टरी थिएटर चलाते थे वो, तो उनके साथ में सीखता था और उनके साथ ही पहली बार आया। अच्छा। तो इनके घर रुकने का मौका मिला, वो साड़ू साहब थे। अच्छा, यानी आपको तभी लगा होगा या तो मैं तो सीधा इनके घर आया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मुझे लगा कि मैं जाके रिप्लेस करूंगा बड़े बड़े स्टार्स को। जूहू में बंगला, हाँ जूहू में बंगला 20 नंबर JB सॉरी एड्रेस बता दिया आपका लेकिन वो था एक ऐसा। लेकिन जब सेकंड टाइम आया मैं तो दुनिया अलग थी, और सच्चाई का सामना जब किया तो पता चला नहीं यार, आपको ऑफिस जाके और अपनी पूरी ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को जेब में रख के साइड में, हाँ जी मेरा नाम ये है और मुझे ये बताना पड़ता है और मुझे काम दीजिए, और वहाँ पे आप उन लोगों से भी आपको मिन्नतें करनी पड़ रही हैं शायद, जिनकी वेवलेंथ कभी मैच नहीं होगी आपके साथ, जिनको आप निजी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट नहीं दो, वो उस लेवल की भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठा है, करेक्ट, और वो ही जरिया बनेगा आपको आगे पहुंचाने का उस प्लेटफॉर्म तक। तो आपको कई बार ना चाहते हुए भी झुकना भी पड़ता है और रिक्वेस्ट भी करनी पड़ रही है उस जगह। तो मुझे ये 3 महीने में मैं मतलब मेरे माइंडसेट में वो सेट हुआ नहीं है ना, मेरा कल्चर वैसा नहीं था, और या ईगो कह लो या मैं अपनी ईगो ब्रेक नहीं कर पाया, मेरी गलती। अभी कई लोग ये भी बोलेंगे बेटा इसीलिए तो स्टार नहीं बना है ना, तो लोग ये भी कहेंगे ना अभी जो नहीं बना उसके पास कोई स्टोरी नहीं है बॉस, जो बन गया उनके पास सारी स्टोरी है। नहीं पर तो आप ऐसे भी नहीं बोल सकते आप बने नहीं क्योंकि आपने अच्छा खासा काम किया है, वो तो बाद में ना। हाँ। वो तो ठीक है, ऊपर वाले ने बना दिया, मैं तो हमेशा इसलिए बोलता हूँ आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी सोच लो, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, प्रिंटर बन सकते हो, रबर रोलर मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, अपनी मेहनत से और सारी चीजें करके, और उसमें बहुत सारी आपकी एजुकेशन एंड आपके एक्सपर्टीज काम आती है। करेक्ट। एक्टर के लिए नहीं, एक्टर के लिए ये वाला पार्ट 30-40% हो जाता है आपकी एक्सपर्टीज, बाकी उसकी रहमत जो है भाई साहब वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी कर लो। बिल्कुल। और आप ये शाहरुख साहब से पूछेंगे वो भी यही बोलेंगे, आज तक बच्चन साहब भी यही बोलते हैं है ना, कि भाई सस्टेन करना है, कैसे पहुंच गए और कैसे इसको मैनेज करके रखा है हमने, हाँ। ये ऊपर वाला ही जानता है। तो सब लोग इसीलिए डरे होते हैं आज है ना, कि हर बंदा कल हो ना हो। तो अगर सोच ले कोई कि नहीं यार मेरे पास तो अभी फॉर्मूला आ गया, मैं तो यहीं रुकूंगा इस स्टेज पे, नंबर 1 बन गया तो बन गया, नहीं बॉस कोई फॉर्मूला नहीं है, कभी भी आप डाउन जा सकते हो, कभी भी आप हो सकते हो, तो फिर छोड़ दो उसके ऊपर यार। करेक्ट। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग, राइट। तो आप अभी फिल्म इंडस्ट्री में जो आए और आपको जो सक्सेस मिला उसके बारे में थोड़ा बताएं, तो हम उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आते हैं। हाँ, तो मैं ये एकदम इन शॉर्ट में बताता हूँ कि आपका प्रिंटिंग रिलेटेड है। हाँ नहीं, बस तो मैं थोड़ा
पॉडकास्ट ठीक भी है। थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग हो जाता है जब व्हेन वी हैव अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री हु हैज चोजन टू कम इनटू द प्रिंटिंग इंडस्ट्री। Right, जनरली ये होता है ना कि लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री छोड़ के कोई ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाता है, आप तो वहां छोड़ के सक्सेस देख के आप वापस आए हो। सो ऑन द इमान्स पब्लिक डिमांड सुजीत जी आप ऑन इतनी जिद कर रहे हैं, बिहाफ ऑफ द पब्लिक आई एम डिमांडिंग हाँ प्लीज तो आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, प्लीज। इसको क्रिस्प करके बताता हाँ हूँ। जी। 3 महीने में मैंने सरेंडर कर दिया था भाई साहब, मुझसे नहीं होगा, हाँ जी, मैं नहीं मांग सकता हूँ गिर गिर के पैरों में काम। हाँ जी, उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा है लेकिन इंडस्ट्री से तो जाना नहीं है क्योंकि बहुत क्यूट इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री ऐसी है कि सबको फैसिनेट करती है यार, अंदर कुछ तो है, इतना ग्लैमर और सारी चीज़ें, और कुछ तो अलग है ना, और बाहर से ग्लैमर दिखती है लेकिन अंदर इतना काम होता है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो मैंने क्या किया, किसी तरीके से एक डायरेक्शन टीम में किसी बंदे को पकड़ा और मैं वहाँ घुस गया, तो टेक्निकल साइड में घुस गया, बिहाइंड द कैमरा, वेदर इट्स कैमरामैन के साथ काम करना हो, किसी के साथ असिस्टेंट बन के, आर्ट डायरेक्टर्स के साथ काम करना हो, फोटोग्राफर्स थे उस टाइम, अब तो नहीं, अब तो फ़ोन से सारी फोटोज़ हो जाती हैं, बहुत कम लोग हैं हार्डली जो फोटोज़ खींचते हैं, तो फोटोग्राफर के साथ असिस्ट करना हो, डायरेक्शन टीम तो चलो था ही, प्रोडक्शन में काम करना हो, लाइट डिपार्टमेंट में, कहीं भी मुझे बस शूट मिलना चाहिए भाई साहब, मैं आई एम अवेलेबल, पहुंच जाता था कि कहीं से पता चल जाए। और शायद यही रीज़न रहा कि मैं 6 से 8 महीने में आई हैव बिकम एसोसिएट डायरेक्टर, सिंस आई वाज नो वन, आई वाज नोइंग नो वन इन द इंडस्ट्री, एंड इन नेक्स्ट 6 months आई वाज वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर। अच्छा, तो वो हो गया, फिर 2-3 साल ऐसे काम चलता रहा, ये फिल्म पकड़ ली, वो पकड़ ली, इसका आउटडोर करा है। उस टाइम रीज़न क्या था ना कि देखो हर बंदे का क्या होता है, जहाँ से स्ट्रगल मोड जिसको बोलते हैं हम लोग, कि आप घर से पैसे मंगाना बंद कर देते हैं, ईगो आपने इतनी बड़ी बना ली है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, है ना, आप काम कर रहे हो, जेब में चवन्नी नहीं है लेकिन ईगो है, और दुनिया को आपने क्या दिखा दिया वो दिखाना पड़ता है, नहीं तो क्या कहेंगे बेचारा है, फंस गया है। तो बेचारगी से आदमी के पास पैसा नहीं हो चलेगा लेकिन इज्जत होनी चाहिए बहुत, है ना। तो उस चक्कर में जो जहाँ काम मिला मैंने बहुत स्पीड से सीख लिया काम सारा। अच्छा, और यही वजह थी कि मुझे राजेश खन्ना साहब के साथ काम करने का मौका मिला, एक वो अलग चैप्टर है। अच्छा, 2 महीने मैंने अपनी जिंदगी के बिताए उनके साथ, और दिन रात। अच्छा, हाँ हाँ, एंड आई वाज सो क्लोज टू हिम। अच्छा, हाँ, वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करते करते फिर मैं प्रोडक्शन में घुस गया। आई हैव वर्कड विद बालाजी टेलीफिल्म्स, ओके। एकता कपूर जी के यहाँ भी 1 साल काम किया एज एग्जीक्यूटिव। सो व्हिच इज योर मोस्ट फेमस रोल इन द इंडस्ट्री, फॉर व्हाट पीपल नो यू एज? मैं जानता हूँ बट आई जस्ट वांट यू टू टेल अस। एज ए प्रोडक्शन हेड, एज ए लाइन प्रोड्यूसर मुझे जानते हैं, और उसके बाद एज एन एक्टर, यस, एक शो है रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता क्या कहलाता है? कितने, वो अभी भी इट्स लॉन्गेस्ट रनिंग शो। आप कितने टाइम उसमें काम किया? 2 साल मैंने काम किया एज अ लीड। हाँ, एज अ पैरेलल लीड शुरू किया मैंने, और नेगेटिव से शुरू किया था। नेगेटिव से चल गया? नेगेटिव से स्टार्ट किया था, बट वो इतना हिट हो गया और फिर उसको पॉजिटिव में बदल दिया। अच्छा, और 2 साल तक कंटिन्यू किया उसको मैंने। 2 साल किया? 2 साल। और फिर आप उसके बाद ये बिजनेस शुरू हो गया था, तो चारों तरफ से ऐसे आपने रबर रोलर चूज किया? नहीं, मैंने चूज नहीं किया यार। मैं एक्चुअली बताऊं आपको, मुझे नहीं पता था। देखो, मुझे ना आज से कुछ साल पहले रबर का आर पता था ना केमिकल का सी पता था। हाँ, ठीक है, बिजनेस कुछ पता नहीं था? कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं था इसका। या आज ये ऐसी एकदम यूनिक इंडस्ट्री है। और मैं कितने लोग को बोलता हूँ ना, सब पूछते हैं मुझसे, मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं, अच्छा तो काम क्या करता है भाई, क्या बनाता है? तो मैं उनको बोलता हूँ रबर रोलर। वो क्या होता है? 95% लोगों को नहीं पता। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लोगों को पता है जो यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं मालूम उनको कि क्या होता है। तो फिर मुझे बताना पड़ता है, हाँ यार आप वो प्रिंटर यूज़ करते हो ना, उसके अंदर एक कार्टेज होता है जो आप हर बार रिफिल कराते हो, जिससे पेपर पे इंक छपता है। अच्छा वो बनाते हो? मैंने कहा नहीं, वो नहीं बनाते, उसका बड़ा वर्जन है। फिर मैं बताता हूँ उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, भाई क्या बनाते हो? नोट छपने वाली मशीन देखी है क्या? उस मशीन में रोलर लगते हैं। तो अच्छा, बड़ा चीज़ कर रहा है। हाँ, फिर अभी जो वेब सीरीज भी आई थिंक कोई लॉन्च हुई ना, फर्जी शाहिद कपूर वाली। उससे पहले एक और आई थी स्कैम, जो इसका तेलगी वाली। तो फिर अब इजी हो गया लोगों को बताना, भाई साहब वो जो मशीन है जहाँ नोट छपती है, जहाँ न्यूज़पेपर छपता है, क्योंकि प्रिंटिंग पैकेजिंग बताऊंगा तो नहीं समझ आता है। देन आई हैव टू से, अरे यार तुमको पता है पार्ले जी से लेके पिज्जा हट तक जो भी प्रिंट होता है ये सब मेरे वजह से होता है। वो अपने रोलर से होता है। रोलर्स आर द मेन पार्ट ऑफ द मशीन, है ना। दे हार्ड, भाई हार्ड पंप करता है वो इंक को, और देन इंक पेपर पे जाता है और वहाँ पे। करेक्ट। तो इस तरीके से मतलब आ गए, फिर इस इंडस्ट्री में आ गए तो आ गए, अब इसी इंडस्ट्री के हैं अभी। बट देन इतना ग्लैमरस इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री
कुछ भी कह लो, इतना तो ग्लैमरस है नहीं। नहीं है यार, आप जैसे लोग देखो कितने ग्लैमरस लोग हैं। मेरा भाई बैठा हुआ मेरे सामने ग्लैमरस है, काफी लोग हैं इंटरेस्टिंग। मुझे एक और चीज बताऊं, मैं मजाक हमेशा करता हूं कि इतनी एक्टिंग मजाक कर रहा था। नहीं ये तो मैं सीरियस था। मैं मजाक किस चीज का करता हूं कि इतनी एक्टिंग शायद कैमरा के सामने एक्टर्स को नहीं करनी पड़ती जितना हम बिजनेसमैन को हम कस्टमर के सामने करना पड़ता है। कस्टमर के सामने करना पड़ता है। और हर बंदा, चाहे आज देखो क्या होता है, आज आप उस टेबल पे हैं, आज आप परचेज हेड हैं, ठीक है, लेकिन वही ये चेयर चेंज हो जाती है, आप फिर सेल करने भी बैठते हैं किसी आदमी के सामने ना। करेक्ट। तो परचेज और सेल वाली दो चेयर में अलग अलग ताकत होती है। मेरी अपने अंदर की उपज है कि परचेज में पी लिखा हुआ तो पावर आ जाती है। करेक्ट। अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे कोई बेचने आया केमिकल या मेरा वेंडर, मेरा सप्लायर, तो वहाँ पावर अलग होगी। और वो ऐसा नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ या मैं उसको ऑन करना ही, वो अपने आप वो चेयर ऑटोमेटिकली आती है ना, वो चेयर है और वो करना पड़ेगा। करेक्ट। और फिर जब मैं अपने क्लाइंट के पास, मेरा प्रिंटर है, उसको जब मैं बेचने जाता हूँ सेलर बन के, तो मैं सरेंडर कर देता हूँ, एज फॉर सरेंडर। करेक्ट। तो पावर एंड सरेंडर का गेम है, परचेज एंड सेल दोनों अलग अलग है। और वहीं हम एक्टिंग करते हैं कि जब आप बैठ के परचेज कर रहे हो तो आप अलग एक्टर हो ना, आप बच्चन साहब हो। और जब आप सेल करने गए तो स्ट्रगलिंग एक्टर हो। तो ये है, सच्चाई है। तो इसलिए मुझे मजा आता है ऐसे। और शायद वो सब इतना किया है, देखा है, एक्टिंग की भी है और लोगों को एक्टर बनते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, तो मुझे मजा आता है। मैं हर चीज़ में, देखो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार मैं हर इंसान में और अपने सराउंडिंग में मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। तो मैं हर जगह जिससे भी मिलने जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ पे पहले ऑब्जर्व करता हूँ, अच्छा हाँ यार ये कितने % एक्टिंग, क्या कितना इमोशन इनका भाई साहब का रियल है और कितना ये है। तो इसलिए मजा आता है मुझे। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ अभी और मजे लेता हूँ मैं हमेशा। मैं परचेज करता हूँ तो भी सामने वाले को देखता हूँ, अरे यार मैं कल ऐसे बैठा था, शायद ये लाइन मारनी चाहिए मुझे, तो मेरा काम हो जाता है। और एवरी डे ना हमारी लाइफ में इट्स एक्सपीरियंस, एवरी डे इज एन एक्सपीरियंस। सो एनीथिंग दैट यू रिमेंबर इन दिस इंडस्ट्री। आप कितने साल हुए अब आए? मुझे 4.5 years हो गए। सो अराउंड 2020 या कोविड के आसपास? कोविड के आसपास, और बिल्कुल कोविड का जब पीक शुरू हुआ था तब आपने डिसाइड किया आप ये इंडस्ट्री में आओगे? हाँ, मैंने डिसाइड नहीं किया, ऊपर वाले ने। थैंक यू। तो अब मैंने ये क्या किया था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था अच्छे खासा, यस, बैक ऑफ द माइंड कहीं चल रहा था कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वेदर इट्स टेक्सटाइल जिसमें मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, और कुछ भी हो सकता है। बट एक हम मंडी हाउस में 3 फ्रेंड्स थे, लाइक 3 Idiots के 3 फ्रेंड्स। फिर कुछ रीजंस की वजह से अपार्ट हो गए हम लोग, तो मैं बॉम्बे आ गया, एक लंदन चला गया मेरा दोस्त, और एक दिल्ली में था, इसी लाइन में था। तो मैंने उसके लिए ये शुरू किया था, कुछ ऐसे मिसहैपनिंग्स हुई थी, तो आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। ओके। कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ही सेड कि आप ये स्टार्ट करा दोगे तो आई विल सर्वाइव। तो उसके लिए किया था, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो डेस्टिनी में लिखी होती है, शायद नहीं हो पाई। ओके। और मुझे फिर कंटिन्यू करना पड़ा, और वो ना चाहते हुए भी ओके घुसना पड़ा। लेकिन अपनी आदत है कि एक बार बस घुस गए, अच्छा, एक बार ये रोल मिल गया तो फिर इसको निभाना है। तो जैसे रिश्ता में हुआ था कि 3 महीने के लिए एंट्री हुई थी 2 साल तक कैमियो, वो 2 साल तक चला। तो मैंने कहा शायद ऊपर वाले ने लिखा है कि बॉस आप जिसमें घुसोगे उसको फिर आप चाहोगे तो कंटिन्यू करते रहो जितना मर्जी। करेक्ट। देन वंस आई डिसाइडेड, तो फिर तो शुरू हो गया ये। और फिर मेरी कोशिश ये रही कि यार जितने कम टाइम में जितना फास्ट ट्रैक करके मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ एक लेवल तक। बाकी तो भाई आप 100 साल 500 साल भी बिजनेस चलाते हैं, हर्डल्स उसमें भी हैं, अप्स एंड डाउन्स वहाँ भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी लेके आ जाऊँ और एक अपने प्रोडक्ट को स्टेब्लिश कर दूं बेसिकली। तो आपकी कंपनी का नाम है स्टेलर रबर रोलर्स प्राइवेट लिमिटेड। सो हाउ इज योर कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द वंस इन द मार्केट टुडे? डिफरेंट अभी नहीं कहूँगा, यस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उसका डायरेक्टर, ओनर, फाउंडर डिफरेंट है। अदरवाइज हम लोग यस डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम लोग अभी क्वालिटी एंड सर्विस पे ही टोटली फोकस्ड हैं। अच्छा। और बाकी लोग क्या है कि टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल रोलर्स में भी घुस गए क्योंकि प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है। ओके। और वहाँ पे क्या है कि जो इतने क्रिटिकल रोलर्स नहीं है, वो हार्ड रोलर्स इजीली बन जाते हैं, बट ऑफसेट रोलर्स में जो डैम्पिंग रोलर, पैन रोलर जो हैं बहुत ही क्रिटिकल हैं और टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफ़ी क्यूसी के अंदर जाता है, केयर बहुत केयर करना पड़ता है। तो ये मैंने एक्चुअली जब स्टडी किया था ना ये इंडस्ट्री को बिगिनिंग के 1 साल, तो हमें ये
पता चला कि कुछ चैलेंजेस हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। और रीज़न क्या था कि या तो आप इंटरनेशनल मार्केट में जितने सप्लायर हैं उनसे मंगाओ जो बहुत कॉस्टली हैं, और अगर आप इंडियन सप्लायर्स पे रिलाई करते हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। भाई अगर आपके पास एक सोनी का टीवी है, एक फिलिप्स का, तीसरा कोई टीवी नहीं है, करेक्ट, आपको छक मरा के देखना पड़ेगा ना। भाई 2 टीवी देखोगे, आपके पास 2 ही चैनल हैं। जब स्टार्ट हुए थे टीवी चैनल, एक जी था, एक स्टार आया था, कोई चैनल नहीं है। सही है। तो उस समय जो आपने दिया भाई साहब वो लेना पड़ता था हंस के ना, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं। आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? या तो आप 10,000 की चीज़ 50,000 में लेके आओ, और या तो ठीक है उसमें मैनेज करके चलाते रहो। तो ये इस टाइप के कुछ चैलेंजेस थे जो हमने ढूंढ के निकाले, टीम ने और मैंने, हमने उन पे काम शुरू किया। मैंने स्टार्ट बिजनेस को किया था कि चलो बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर मैं घुस गया चलो एज अ प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे दे सकते हो, है ना। तो सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरीके से हमने चीज़ों को चैलेंज फेस करना शुरू किया, और काम ही ऐसे शुरू किया। एक तो इतना यूनिक इंडस्ट्री में घुस गया हूँ मैं, इतना क्रिटिकल है कि अगर कोई नया रोलर वाला जाता है तो आप रिलाई नहीं करोगे, बॉस भरोसा नहीं आएगा, भरोसा ही नहीं आएगा ना, क्यों? इतना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल प्रोडक्ट है, और आपकी मशीन पूरी डिपेंडेंट है इस पे। अगर एक रोलर भी खराब हो गया पूरी मशीन रुक जाती है, आपकी प्रिंटिंग खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी पहले तो एंट्री करने के लिए जद्दोजहद। तो हमने वही किया, भाई आपके चैलेंजेस क्या है वो बताओ, उनको दूर करके देते हैं। तो वो डैम्पिंग और पैन रोलर से स्टार्ट हुआ। 2 रोलर मिले, लोगों को ट्रस्ट आया, फिर 2 से एक पूरी यूनिट मिली, चलो अच्छा 12 रोल मिल गए। अच्छा, उसके साथ पैरेलल क्या चल रहा था कि भाई साहब वो 2 रोलर बनाने के लिए भी आपको ओवरहेड तो वही करना है ना। मशीनें उतनी डालनी है, टीम वही रखनी है, क्यूसी की भी टीम वही रखनी है, जो अपने ऑपरेटर्स है वो भी रखने हैं, और अच्छे ऑपरेटर्स रखने हैं। नहीं तो वो 2 जो सबसे क्रिटिकल रोलर है, हाँ, वो आप कैसे दोगे? करेक्ट। तो महीने के खर्चे पूरा सिस्टम आपको वैसे ही चाहिए, सब कुछ वही है, और 2 रोलर बना रहे हो आप देखने इतना तामझाम लेके, लेकिन तरीका वही था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने किया, और जिगरा चाहिए था। मैंने ऐसा सुना है कि बिजनेस चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, अगर आपके पास पैसे कम हो या ना हो। तो जिगरा तो था ऊपर वाले ने और 12-15 साल का जो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस था मेरा, तो उसमें आप पूरी तरीके से रम जाते हो भाई साहब। आप ऐसे हो जाते हो कि बस अब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता, न्यूट्रल हो जाते हो। हाँ। मैं इसलिए कहता हूँ ये बात, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला आपको ना, बात करते हुए प्रीवियस दिस शूट, कि हर इंडस्ट्री में आपके पास मार्जिन है कि आप 1 घंटे डिले कर सकते हो अपना काम। यार आज मूड नहीं है, या आज नहीं हो पाया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मैंने जो 12 साल की ट्रेनिंग ली है, तो आई वाज ट्रेन्ड लाइक कि भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कर 8 बजे का शो 8 बजे को रिमोट उठाया आपने, चैनल ऑन किया, तो 8 बजे का शो 8 बजे आएगा। वो 8:01 नहीं होगा, 9 बजे का शो 9 बजे ही आएगा, 8:30 का 8:30 ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। करेक्ट। एंड एक टाइम ऐसा था जब मैं 2-2, 3-3 शोज एक साथ करता था, वो स्टार, कलर्स, सोनी सब पे चल रहे हैं शोज। तो वहाँ पे ये था भाई साहब, अगर शो रिपीट नहीं होना तो मतलब प्लान A, B, C, D। किसी शो की शूटिंग पेरिस में चल रही है, किसी की बनारस में चल रही है, फिल्म सिटी में 2 यूनिट लगी हुई हैं, दुनिया के किसी कोने में, हर यूनिट में इतना स्ट्रेस होता था। और कहीं कुछ 1 मिनट भी अगर डिले हो गया तो भाई साहब यू आर द रिस्पॉन्सिबल इफ यू आर वर्किंग एज ए लाइन प्रोड्यूसर, एज ए प्रोडक्शन हेड, एज ए सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर। तो वो ट्रेनिंग मुझे बहुत काम आई, और शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत बिलीव करता हूँ गॉड में, तो वो एक एंजल पावर हमेशा से चलती है कि वो एंजल पावर कैसे मुझे दिल्ली से बॉम्बे लाई, क्यों मुझे उस टाइम एक्टिंग में नहीं डाला, क्यों मुझे इतना पॉलिश किया 12 साल प्रोडक्शन में, और एक्टर भी बनाया कि चल भाई तू नंबर 1 शो में रोल भी कर ले, इतना रेडी करके उसने मुझे बिजनेस में डाला। अच्छा। अदरवाइज ये इतना टफ इंडस्ट्री है रबर रोलर का कि मैं वॉश आउट हो जाता और पता भी नहीं चलता, एक कंपनी आई और चली गई। हाँ, मैंने 4-5 कंपनीज देखी जो आई और दे आर नाउ नो। करेक्ट। यानी आपने जैसे बताया ये इतना क्रिटिकल भी है, हाँ। लेकिन इतना ये भी नहीं कि इट इज अमंग्स द टॉप परचेजेस। हाँ, नहीं, सबसे लेस इज्जत मिलती है रोलर वालों को बॉस। कहीं कोई इज्जत नहीं है, वो तो मैं बन ठन के जाता हूँ थोड़ा सा। आप बता रहे थे उसके बारे में, जरा बताइए आप इसको कैसे ग्लैमरस बनाते हैं। मैंने सबसे पहले तो कोशिश की इसको क्या थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो मिले। हाँ। इस चीज को थोड़ा ग्लैमराइज करना पड़ेगा। तो कैसे किया? तो अब उसके लिए कैसे किया, लोगों से मिलना जुलना, और नहीं यार ये चीज़ अच्छी, थोड़ा परसेप्शन चेंज किया बेसिकली। कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप वही शेफ़, अगर एक शेफ़ है जो एक अच्छा डोसा बनाता है या अच्छा छोले भटूरे बनाता है,
है ना, कोई भी डिश बनाता है वो एक रेडी पटरी पे बना रहा है, Correct. टेस्ट वही देगा लेकिन परसेप्शन उसका अलग है। और वही शेफ 5 स्टार में बना के बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ उसको आपके सामने भेजता है, तो आप खाओगे बोलोगे वाह हु इज द शेफ, कॉल हिम, Correct. और टिप दे के आ जाओगे बढ़िया, क्योंकि 5 स्टार में, और फिर लोग भी वहाँ वही वाले जाएंगे ना। Correct. तो परसेप्शन वाली कहानी है। तो पैकेजिंग बेस्ट करना और लोगों से उस तरीके से इंट्रोड्यूस करना अपने प्रोडक्ट को कि नहीं यार इसमें भी कुछ दम है, और ऑफ कोर्स दिस इज द मेन टूल, मेन पार्ट ऑफ योर मशीन। करेक्ट। तो वो बस वही समझाना था, जो सच था वही बताया मैंने लोगों को, जो पहले नहीं बता रहे थे लोग। यानी आपने जो परसेप्शन था ये रबर रोलर इंडस्ट्री का, वो आपने कोशिश किया उसको बदलने। कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं टच में भी रहता हूँ लोगों के जो हमारे और कॉम्पिटिटर्स हैं, और मैं उनको बोलता हूँ यार कि इसको भी आप एक इंडस्ट्री ऐसी बना सकते हो जिसमें रिस्पेक्ट मिले। फैक्ट्री है ठीक है, आप फैक्ट्री को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दो, क्यों कारखानों की तरह चला रहे हो सकता है ना, जो पैसा हम कहीं इधर उधर और जगह वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पे करना पड़ता है हमें। मैं दूर हूँ उन चीज़ों से, मैं वो सारा पैसा अपना एक एक पैसा मशीनरी पे, और क्या इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, कैसे इस चीज़ को मैं नया बना सकता हूँ, कैसे प्रीमियम क्वालिटी अपनी कंपनी को बना सकता हूँ। जब मेरे पास नहीं था तब मैं, चलो ठीक है, शुरुआत करने के लिए मैंने भी एक फैक्ट्री डाली थी, उसको मैं अपनी तरफ से कितना क्लीन रख सकता था, ठीक, क्योंकि वो अंदर है ना कहीं पुराना, कि यार फिल्म इंडस्ट्री हो तो एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको चीज़ें अच्छी दिखानी तो हैं, और ये आता है आपको। और फोकस होता है कि नहीं यार आज कम पैसे हैं तो ठीक है, आज मैं छोटा सा प्लांट लगा लेता हूँ, मशीनें कम होंगी, लोग ऐसे होंगे, लेकिन उसको अपग्रेड कर सकते हैं ना। करेक्ट। तो वो मैंने किया, और आज टचवुड आई हैव ऑल द मॉडर्न अपना मशीनरीज। लवली। और मैं टीम भी अच्छी है मेरे पास। इनफैक्ट मैंने अभी IR हमारे एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन रबर मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, तो उनका भी सर्टिफिकेशन लिया, वेरी नाइस। और उनके साथ भी जुड़ा। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया कि अब दुनिया की कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी मैं अपने यहाँ बना सकता हूँ, नाइस। रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ। तो मैं उस तरफ फोकस करता हूँ, नहीं यार मैं अगले 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, और या मैं आज 4 पैसे कमा लूंगा, ठीक है, जैसे चल रहा है जो चलता रहे। तो वो मेरा हिसाब किताब नहीं है भाई, मैं वैसे नहीं चल सकता हूँ। जितना मैं इंडस्ट्री को इवॉल्व कर सकता हूँ अपने तरीके से, और इसके लिए मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, आप जैसे भाइयों से, प्रिंटर से, इंक वालों से, पेपर वालों से, कि यार आप लोग क्या टेक्नोलॉजी में चेंज लाने वाले हैं इन फ्यूचर। करेक्ट। तो मुझे भी उस तरफ बढ़ना पड़ेगा ना। बढ़ेगा। करेक्ट। तो अभी मैं द्रुपा भी गया था इसलिए जर्मनी, तो मैं सिर्फ ये देखने गया था कि और ऐसा क्या है जो थ्रेट हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए, करेक्ट। या आप लोग ऐसा क्या मांग लेंगे, मेरे प्रिंटर्स जो हैं वो, उनकी क्या ऐसी डिमांड आ जाएगी कि मैं शायद सडनली पूरा ना कर पाऊँ। तो मेरा एक टोटल फोकस वही था कि बस ये देख लूँ फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो अभी के लिए तो वी आर सेफ, कि ऐसा कुछ नहीं है अभी 4-5 साल तक, तो अपनी इंडस्ट्री ठीक है। बढ़िया। बढ़िया। बाकी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान है। मैं रोज R&D और अपने हमारी सैम्पलिंग चलती रहती है। अच्छा। चाहे उसका कोई खरीदार हो या ना हो, मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आगे ये रोल है, जैसे फार्मा की तरफ मैं काफ़ी अभी ध्यान दे रहा हूँ, अच्छा, है ना, फूड ग्रेड इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। ओके। तो वो सब एक बार हम बल्क में पूरा एक बंच बना लेंगे, एक बुके है हमारा, तो वो आई थिंक विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स उसको मैं बहुत अच्छे से बैंक के साथ लॉन्च करूंगा। बढ़िया। हाँ, तो और कोई चैलेंज फेस हो आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में पिछले 4 साल में? चैलेंज ही है बॉस। मैंने बताया ना, कोई घुसने नहीं देता ना। रबर रोलर एक तो पहला था, मुझे भाई साहब जब तक मैं 3 साल पूरे रेस्पेक्ट नहीं मिलता, जो रेस्पेक्ट नहीं मिलता, और शायद किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलता होगा अगर आप नए हो। नहीं, मेरा पूछने का ये उद्देश्य था कि कभी आपको ऐसे फीलिंग आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया चले जाता हूँ वापस? क्योंकि मेरे 2 फ्रेंड्स आए थे मुझसे मिलने, फिल्मी अच्छे वेल्दी रिच एक्टर था एक, उसमें से एक डायरेक्टर था, क्लोज फ्रेंड्स हैं मेरे। तो तब मेरा फैक्ट्री वसई में था और इतना अपग्रेडेड नहीं था, और हमारे यहाँ क्या है ना, लेथ पे काम होता है भाई। लेथ मशीन पे बड़ी से बड़ी टूल बनती है, और चाहे वो एरोप्लेन का हो, चाहे रेलवेज का हो, चाहे एक लोकल चीज़ हो, लेथ मशीन पे बनेगा। तो और उस टाइम मैंने पुरानी लेथ मशीन लगी थी। बिगिनिंग में जो प्रोसेस था ना कि भाई शुरुआत में आप पुराने मशीनरी पे खर्चा करते हैं, जो होना भी चाहिए। अब वो लोग आए तो अच्छा, मेरी भी आदत थी, मैंने बताया ना, मैं खुद सीख के, और बिगिनिंग में भाई जब तक नहीं घुसा, क्योंकि वो 9 बजे टेलीकास्ट होना है, तो मेरा भी क्या है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने क्लाइंट को कमिटमेंट कर दिया तो वो चाहे मुझे घुसना पड़े और मुझे आना चाहिए सब कुछ। तो मैं सीखता रहता हूँ। अगर एज एन ऑनर मुझे नॉलेज नहीं है एक मेरे प्रोडक्ट की, कैसे बनता है और कहाँ मैं रुक सकता हूँ, तो मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। करेक्ट। तो फिर मैं डिपेंडेंट हूँ टोटली अपने स्टाफ पे, या जो मेरे ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं।
तो मैं अपनी मशीन्स भी चला लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, इतना मैं आज सब कुछ कर लेता हूँ कि कहीं रुकूंगा नहीं, तो आई कैन गाइड द पीपल न्यू पर्सन, और मैं उससे काम करा सकता हूँ। तो मैं उस टाइम घुसा रहता था, चाहे वो रबर बनाना हो, कंपाउंड बनाना हो अपना, या मशीनरी में लोहे को, भाई हम लोग टर्निंग करने कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग आए और मैं उसी हालत में एंड देवक उन्होंने मुझे ऐसा फील कराया कि अच्छा, उन्होंने मुझे ऐसा देखा था ना कि वैनिटी वैन में बैठे हैं और BMW से चल रहे हैं भाई साहब, रोज पार्टीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो एक मिनट के लिए तो मुझे भी रियलाइज हुआ, अच्छा पैसा तो आ ही नहीं रहा था भाई साहब, पहला क्लाइंट क्रैक करने में इतना टाइम लगता है, और इतना सेटअप लेके भी आप 2 रोलर बना रहे हो, 4 रोलर बना रहे हो बिगनिंग में। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो तुम लोग लेकिन अगर अब ये गया यहाँ से मैं वापस, तो भी इज्जत वाली बात है बॉस। और ये तो मजाक की बात है, लेकिन एक बार जो शुरू कर दिया ना, तो वो कीड़ा है मेरे अंदर। एक बार जैसे, इसीलिए जब दिल्ली छोड़ा था और बॉम्बे आए थे, तो ये था कि एक बार घुसे तो करना ही है ना। फिर एक्टिंग का बेशक 3 महीने बाद मैंने डिसीजन चेंज कर दिया था प्रोडक्शन लाइन में, डायरेक्शन लाइन में, कि घुसना तो है, वो रास्ते बनाओगे तो अपना अचीव हो जाएगी वो चीज़ें। यस, सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए, वहाँ से डिलीट हो गया तो फिर खत्म है कहानी। तो यहाँ हर चीज़ रहती है। और मुझे था कि अच्छा देखो, पहली बात भाई शास्त्रों में भी पढ़ाया जाता है, और बड़े से बड़ी आज तक की मॉडर्न बुक्स में, कि 1000 दिन तो देने हैं बिजनेस को। करेक्ट, पहला फंडा। करेक्ट। फिर 5 साल बाद बिजनेस आपको कुछ देना शुरू करेगा। करेक्ट। तो तब तक डेडिकेशन के साथ लगे रहो, हाथ जोड़ के, और दुनिया में हाथ जोड़ के करने से अच्छा 15 साल तो है ना। नहीं, और उससे बेटर अपने ही धंधे में हाथ जोड़ोगे तो अच्छा है ना यार। सही, ये कुछ देगा। तो उस फील के साथ उन्हें कुछ अलग करना है। और इसको 3 चीज़ें थी। नंबर 1 कि थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे लेके आना इंडस्ट्री को। सेकंड थिंग, जितने लूप होल्स हैं या जितनी भी जो चैलेंजेस हैं उनको क्रॉस करेंगे हम लोग, उनको ओवरकम करेंगे। और तीसरा ये था कि पैसा भी कमाना है। पैसा कमाने के लिए 5 साल बाद, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट ये भी है ना कि 5 साल इससे पैसा कमाएंगे, इसको एक बार एक लेवल पे ले आए। तो जो सेकंड मेरा 15 साल की तपस्या है, जो 18 साल की, और तो उसको भी ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा वापस। तो वो प्लानिंग है बिल्कुल, प्रोडक्शन हाउस खोलने का भी, वेब सीरीज भी बनाएंगे और आपके साथ पॉडकास्ट भी करेंगे और बहुत सारी चीजें, क्योंकि अभी तो इतनी वास्ट दुनिया हो गई है। करेक्ट। अभी तो दुनिया ऐसे चेंज हो रही है रोज इतनी। तो अब जैसे आप अपने ऑफिस में भी बैठ के आप टाइम निकाल के कर रहे हैं, तो आपका शौक भी हो रहा है, पूरा पैशन भी है आपका। तो मैं भी कर लूंगा यार। आप भाइयों को बुलाऊंगा अपनी इंडस्ट्री से, हमारे जितने यार दोस्त हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, उनको बुला के कुछ कर लेंगे। कभी हम उनके लिए फिल्म बना देंगे, कभी वो हमारे लिए बना देंगे। और एक बिजनेस चलते रहना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल बहुत जरूरी है। एज ए सेट कि उस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, अगर आपको अपनी कंडीशन पे काम करना है तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। इकोनॉमिकली, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देम। इफ यू द डे यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, तो वो लोग ले लेगी लंका। तो वहां पे या तो आप एक्टिंग करने जा रहे हो, एक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो एक्टिंग करने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिंग करने जा रहे हो तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अप एंड डाउन वाला फेज आएगा ही आएगा, कोई भी हो दुनिया में। और कई बार ऐसा भी होगा आपके पास पैसे नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी है, पैसे नहीं है तो क्या करोगे? तो क्रेडिट कार्ड्स कब तक आपका पेट भरेंगे? और मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शादियां भी नहीं की, और कितने लोगों को जानता हूँ जो बस इसी में लगे रहे, ना घर जा पाए, ना यहाँ के रहे, ना वहाँ के रहे। इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, एक अच्छी हुई, कोविड के दौरान इंडस्ट्री का एक सच बहुत सामने आ गया ना, तो कितने लोगों ने उसका फ़ायदा उठा के वापस अपनी फैमिली को बोला, देखा मुझे तो मालूम था इंडस्ट्री ऐसी, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको कैसे बताता, आप नहीं मानोगे ये चीज़ ना। तो वो लोग बेचारे चले गए, और आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर देम। अब वो घर से रह के काम कर रहे हैं। और डिजिटल होने का ये फ़ायदा भी है कि आज बंदा कहीं भी बैठा हो दुनिया के किसी कोने में, वहाँ से ऑडिशन भी दे सकता है, पास भी हो सकता है। आप शूटिंग करो, आओ और चले जाओ। और आप आज ये हक से बोल सकते हो कि इंडस्ट्री में भाई साहब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमें बुरे लोग मिले, हमने छोड़ दी, पहले ऑप्शन नहीं था किसी के पास। करेक्ट, करेक्ट। तो आज अवेयरनेस इतनी है, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और एक कहानी आपकी कुछ ट्रेडमिल वाली, वो नहीं, ये कहानी ऐसे थी कि वो स्ट्रगल की कहानी जरूरी होती है ना सुनानी, नहीं तो लाइफ की बायोग्राफी सब BMW पे रह जाएंगे। हाँ, BMW पे रह जाएंगे। तो देखो, मैंने ये बिजनेस, मैंने बोला ना, सडनली आ गया, और कुछ चीज़ सडनली आती है, आप प्रिपेयर थोड़ी होते उसके लिए। तो घुस गए तो करना क्या है, बिजनेस पैसा मांगता है, तो पैसा कहाँ से लाओगे? बैंक आपको देगा नहीं पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में। भाई साहब 3 साल के ITR लाओ, तब तक नहीं देगा कुछ भी। तो आपको वही लगाना होता है जो आपने कमाया है।
या जो आपके पास है। अब उसकी शुरुआत हुई तो पहला साल तो लगा दिया भाई साहब, चलो पहले साल क्या जाता है जितनी बैंक की सेविंग्स है गई, क्योंकि अब आपको मशीनरी चाहिए और हर महीने के ओवरहेड्स हैं, उनसे कैसे डील करोगे। पहले सेविंग्स जाती हैं, फिर आप जो लग्जरी हाउस में रह रहे हो उसको बोलते हो चलो ठीक है यार बाद में बना लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा 10-20-50 हज़ार का मामला है, लाखों रुपए लगते हैं भाई साहब। वो हुआ, लेकिन घर से पहले फिर मैंने कहा यार अभी डिसाइड किया एक काम करते हैं, लग्जरी बहुत हो गया और इंडस्ट्री को मैंने छोड़ ही दिया है, तो दिखाना किसको है। और हाथ काले कर ही लिए हैं जब, तो पूरी तरीके से हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। वो 50-50 वाली कहानी नहीं होनी थी। तो मैंने क्या किया, अभी भाई मशीन चाहिए या गाड़ी, है ना। ऑफ कोर्स मशीनें चाहिए तो मैंने BMW बेची, पैसा आया, मशीन आई। लेकिन एक मशीन से क्या होगा अब ऑपरेटर्स की सैलरी भी देनी है, रेंट्स भी देने हैं, बिजली, जितने ओवरहेड्स होते हैं सारे बिजनेसमैन जानते हैं। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें कम होनी शुरू हुई। उसमें एक किस्सा है जो आपका ट्रेडमिल वाला बताता हूँ, कि मैंने एक रूम अपना पूरा जिम का बनाया हुआ था, 4-5 BHK है तो सब शौक पूरे होते हैं ना। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैंने जिम का सामान भी बेचना शुरू किया ठीक है, सीरियसली जनरली हाँ। अच्छा, अब इसमें क्या था, ऊपर वाले ने क्या किया था, 2 चीज़ें चल रही थी पैरेलली, कि यहाँ ये सब कम कर रहा हूँ और सब चीज़ें हैं, लेकिन इतना पैसा था कि मैं साइमल्टेनियसली मैंने 6 महीने पहले अपने मॉम डैड के लिए भी घर बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, 3 फ्लोर्स का घर उनके लिए प्रयागराज में बनवा रहा हूँ। अब वहाँ भी खर्चे चल रहे हैं। तो एक समय ऐसा आया, वो कई लोग के यहाँ घड़ी होती है ना, उसका वो रेत निकलती है और नीचे चली जाती है डायल, और तो वो ऐसे हो रहा था कि यहाँ एक घर बन रहा है, और वो भी मेरा ड्रीम था कि यार मॉम डैड के लिए घर बना दूँ। और मैंने बताया ना मेरी ट्रेनिंग ऐसी थी कि तकलीफ कुछ नहीं थी। अब ये बोलने में ऐसा लगता है, लोग सुनेंगे तो यार बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल न्यूट्रल था। यहाँ घर बन रहा है और यहाँ मैं डाउन जा रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है बिल्कुल ये कंप्लीट हुआ। ट्रेडमिल वाली जो स्टोरी थी कैसे थी कि अब सब कुछ हो गया, तो घर का हाउस वार्मिंग, और जाना है यार चलो ठीक है, प्रयागराज में मेरे मॉम डैड हैं, तो मैंने सबको बुलाया, अपनी दीदी को, ब्रदर को, उनकी फैमिलीज़ को, कि सब मिलते हैं, तो हाउस वार्मिंग में हो जाएगी, मॉम डैड से मिल भी लेंगे, और बहुत दिनों से नहीं मिले, कोविड का चक्कर चल रहा था। जाने के लिए कुछ, अब सब कुछ धीरे धीरे निकल ही रहा था, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे यार, जा रहे हैं तो कुछ चाहिए ना, 1-1.5 लाख कैश भी चाहिए, तो सब कुछ निकला। अभी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, मैंने कहा ये ट्रेडमिल बच गई है इसको शिट, हाँ इसको भी बेचना ही है। तो मेरी कैलकुलेशन हमेशा बहुत करेक्ट थी, उसमें दुख तकलीफ नहीं थी कुछ भी। यस, मेरे फैमिली को या वाइफ को, बच्चों को, बट उनको उतना नहीं समझने दिया कि क्या हो रहा है, उन्हें एक अलग स्टोरी बना के ठीक है नॉर्मल रखा। अब इंसिडेंट क्या है ये, कि बेचना तो ठीक है बेच देंगे ना, कोई खोलने के लिए, अच्छा मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों में रहता हूँ, घर के पंखे, लाइट, टीवी सब कुछ मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ट्रेडमिल को मैंने खोल दिया। अब मैंने एक बंदा हायर किया कि भाई आप जाके कल इसको लगा देना वहाँ पे जिनसे डील हुई है, ठीक। वो रहते थे यहाँ ठाकुर विलेज में, अंदर कहीं लोखंड वाला। अब खोल खाल के रख दिया मैंने। अगले दिन वो बंदा ना आया, मुझे परसों जाना है और कल के कल मशीन लगनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें, तो अब जिसने खोला है वो मैनुअल उसको ही पता है ना कैसे खोला, वही लगा पाएगा। और या तो वो बंदा जो उसका प्रोफेशनल बंदा है वो नहीं आया, फोन पे फोन कर रहा हूँ और वहाँ से फोन आ रहे हैं। मैंने कहा अब क्या करूँ, ठीक है। मैंने अपने मैंने फैक्ट्री से एक स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा तू आ जा मेरे साथ रहना, कुछ बोलना नहीं, मैं चलूँगा साथ में। हमने एक टेम्पो हायर किया, उसमें उसको डाला उतार के दोनों ने, पार्ट्स बाय पार्ट, और मैं आ गया गाड़ी में, वो पीछे टेम्पो में लेके पहुंच गया। और उसने फ़ोन करके बोला हाँ जी मैं मशीन लेके आया हूँ। उस टाइम मास्क का ज़माना था तो मास्क लगाया हुआ है हमने, ठीक है। मैंने कहा चल मैं फिट कर दूंगा आके वहाँ पे। और ताज़ा ताज़ा उस टाइम के बाद ही तो 1 साल भी तो नहीं हुआ, और एक्टर था भाई साहब मैं, ठीक है। मुझे लगा मास्क मुझे बचा लेगा, मैं जाके मैंने कहा मैं ही फिट कर दूंगा जाके वहाँ पे। प्लग पाना सब लेके गया हूँ भाई साहब मैं, और चढ़े हम लोगों ने दोनों ने मिलके चढ़ाई, और मैं कपड़े वपड़े भी थोड़े वैसे डाल के गया था कि ऊपर से जैकेट डाल ली थी, कैप लगा ली थी वो सब। और उस बंदे को आगे किया हुआ मैंने अपने स्टाफ को, मैंने कहा तुम ये बोलना हाँ मैं यहाँ से आया हूँ और हम लोग आए हैं, हम लोग मशीन लगा के चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा आइए, पार्ट्स ले के आए एक एक करके, कुछ 13-14 फ्लोर पे उनका घर था, ठीक है। वो सब किया, हमालीगिरी चल रही है वहाँ पे। हाँ,
और पीछे बेडरूम में भाई साहब लगाना है वो, ठीक है, गए, मशीनें रखी हमने और मैंने लगाना शुरू किया, मशीन लगा दी मैंने ट्रेडमिल। भाई साहब ने चेक किया, ओके। अब उन्होंने बोला कि मुझे वाइफ को भी चेक कराना है अपनी, उन्होंने बुलाया अपनी वाइफ को, आप भी भाई ट्रेडमिल का ट्रायल ले लो। हाँ। अब वो आई और मुझे ऐसे देख रही है, वो आंखों से भी तो पहचान आती है ना, आंखें भी अपनी ऐसी तो नहीं है शांत खुरापति आते हैं। तो देख रही आपको कहीं देखा है, और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं रहा हूँ भाई साहब। और उसने बोल दिया सिर्फ आंखों से, क्योंकि मेरे आई थिंक बिगिनिंग का हफ्ता 10 दिन जो शॉर्ट्स थे शो में भी, वो सिर्फ अच्छा शॉर्ट्स थे। हाँ, वो ओपनिंग मेरी एंट्री ऐसे हुई थी। तो उन्होंने पहचान लिया, तो मैंने मास्क उतारा, हाँ जी मैं वही हूँ। I swear, क्या बात कर रहे हो? Yes, boss. अनरियल मैन। अब मैं क्या रिएक्ट करूँगा? अब उस स्टेज में फिट करने आए हो टीवी स्टार। फिर मैंने उनको बताया कि यार देना तो था ही, मुझे कल निकलना है ऐसे, बट अब क्या ही स्टोरी बताऊँ यार उनको, है ना। 2-4 बातें की और फिर मैं वहाँ से निकल आया। मैंने कहा बॉस ये आपने जो किया है ना, ट्रॉफी मिलनी चाहिए इसके लिए। बट वो खुश हो गए, फिर उन्होंने भी आई थिंक फोटो खिंचाई थी। आई नहीं इंस्टाग्राम पे आया मेरे घर पे ट्रेडमिल लगाने। नहीं वो अलग चीज थी वो। तो ये वाला जो स्टोरी था ना, अच्छा ये थी स्टोरी। हाँ। और फिर मैं आया, फिर मैंने सोचा मैंने क्या किया है, लेकिन अब हो गया, पैसे चाहिए थे, आ गए। हाँ? अगले दिन अपन वहाँ। अब इसके बाद भी सोचो, उधर चल रहा है घर का हाउस वार्मिंग, ठीक है, सब लोग हैं, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ मैंने डील कर दिया कि भाई मैं ये घर, और दुनिया भर का तामझाम घर में, 5-5 6-6 AC लगे हुए हैं, बड़े बड़े टीवी सब 85 इंचज़ का, पूरा मतलब जो लेविश होता है उसको सोल्ड आउट करने का प्लानिंग चल रही है। तो मैं बंद कमरों में ये सब कर रहा था। अच्छा, और वाइफ को क्या बोला, क्यों बेच रहे घर? मैं पता था वाइफ को, तो खैर बताने ही है ना। अच्छा, उसको मालूम है, लेकिन इतना जल्दी करूँगा वो नहीं पता था उसको। अच्छा। और एक इंसान को जब आप कंपनी चला रहे होते हो ना, और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी, तो आपको पता है भाई साहब अगले महीने के खर्चे बचे हैं या उसके अगले महीने के बचे हैं या 2 दिन के बचे हैं, तो अपने तो बैक ऑफ द माइंड है, हमें पता है कि क्या करना है। तो उनको मैंने फिर अपनी फैमिली को, वाइफ को और बच्चों को वहाँ से दिल्ली भेज दिया अपने इन-लॉज के यहाँ पे। मैं अकेला आया, सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने जो बनाया था जिसको शान से, वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा। फिर एक घर लिया मैंने कि यार इसको डंप करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में स्टार्ट किया था मैंने, फैक्ट्री मशीनें से वहाँ जी। तो वो फिर ऐसी कहानी थी, और उस स्ट्रगल से फिर मुझे लगा यार कि ये गाड़ी होने से बढ़िया जितनी मशीनें होंगी या जो भी पैसा मेरे बैंक में पड़ा रहेगा, या अच्छे घर में रहने से बढ़िया मैं मशीनों में इन्वेस्ट करूँगा और बिजनेस में करूँगा, तो आगे चल के मैं कई घर और कई गाड़ियाँ बना सकता हूँ। और आज टचवुड 25 मशीनें हैं मेरे पास। लवली। वी हैव अ वेरी गुड सेटअप, और गाड़ियाँ भी लाइन से आ रही हैं। बेशक मैं लेता जा रहा हूँ और सब ऑफिस में और यूज़ करता जा रहा हूँ फैक्ट्री में, बट वो दे रहा है ऊपर वाला ना। तो एक वो साइकिल है वो, लेकिन एक बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए बिजनेस में लोग कहते हैं ना जिगरा चाहिए, तो जो करता है उसी को मालूम है, और एक्सपीरियंस वही कर सकता है। Correct. बाकी किताबों में दुनिया पढ़ती है ना कि बुक्स में अच्छा ऐसे है, MBA में पढ़ाया था, मैंने MBA भी कर लिया था एक बार, 2002 में ग्रेजुएशन की, और वाइल शूटिंग मैंने MBA किया। अच्छा। इसलिए कि यार मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा अगर आप चैनल में जाते हो तो आपको CEO बनने के लिए या MD बनने के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अच्छा। तो मैंने वो भी शुरू किया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, बट वो करते करते मुझे लगा यार क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है रियल लाइफ में। रियलिटी तो अलग है ना, बच्चे जब पढ़ के जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे यार हमें तो ये पढ़ाया और ये चीज़ें तो अलग है। आप तो काम करके आए थे? काम करके, और मैं तो सालों से काम कर रहा था ना, मतलब 2013 में तो मैं रिटायर होने की एज पे था, 15 में मैंने प्रोडक्शन छोड़ दिया था, तो वो भी किया, बट फिर फाइनल सेमेस्टर मैंने नहीं किया। मैंने कहा अरे यार ये सब तो एम ही है। तो ऐसी भी चीज़ें की। तो बैक टू बिजनेस, यस अभी अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। स्टार्टिंग में सबको हर्डल्स आते हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको नंबर 1 एक तो एक टाइम फ्रेम तो डिसाइड करना पड़ेगा भाई साहब, कुछ भी हो जाए, फांसी पे लटक जाऊंगा लेकिन इतने दिन तो निकालने हैं, है ना, और शिद्दत के साथ। और काम नहीं रुकना चाहिए। यस फंड्स आपको ही अरेंज करने हैं, वो आपकी ड्यूटी है। करेक्ट। कैसे करने हैं आपको, टीम जो स्किल्ड लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं इंडिया में वैसे भी, बिल्कुल, है ना, मैं देखता हूँ सबके साथ वही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लेकिन यस आपको ढूंढना पड़ेगा, अकाउंट्स आपको देखने ही पड़ेंगे, क्वालिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें करते करते एक टाइम आता है जब फिर
उसके बाद चीज़ें, क्योंकि आपने सीडिंग कर दिया ना, बीज डाल दिया है, तो फिर अपने आप वो ग्रो होता है। और चारों तरफ से आज जैसे पहले एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। जब मैंने ऑफिस नया नया लिया था, छोटा सा ऑफिस लिया था, बिजनेस शुरू किया, तो आपके पास ना तो क्लाइंट है, करेक्ट, ना वर्कर है करने के लिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो मार्केट सर्वे करके आ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पे बिजनेस को। तो मैं सोचता था यार ऑफिस ले तो लिया, करूं क्या, मैं बिजनेस में आ तो गया हूं, करना क्या है मुझे, कितना पढ़ लूंगा, इसको बिजनेस थोड़ी बोलते हैं, पैसा आना चाहिए ना, बिजनेस का मतलब क्या, पैसा आना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होना चाहिए। काम भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, पहला ऑर्डर भी नहीं आ रहा कि मैं चलो कहीं से आउटसोर्स करके दे दूं, कुछ नहीं। तो 6 महीने ऐसा था। फिर जब पता लगने लग गया तो मैंने फिर बड़ा ऑफिस लिया। अच्छा, वहाँ भी हम 2 लोग बैठते थे और 3 केबिन और फर्नीचर फुल डला हुआ है। लेकिन ये था कि 3 से 4 महीने में लोग आ जाएंगे, मुझे ज़रूरत है। मैं प्लानिंग कैसे करता हूँ, आज इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे पता है मैं अगले 5 महीने के लिए या 5 साल बाद के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, और अगले 3 महीने में ऑफिस खचाखच भर गया था। टचवुड फैक्ट्री में पूरा इतना सब कुछ चल रहा है। जब पहली मशीनें ली होंगी तो आइडिया भी नहीं था कि इनसे बनाऊंगा क्या। सही बात, आज वो डे नाइट चल रही है। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। तो प्लानिंग जरूरी है, आई थिंक। उसके बाद ऊपर वाला आपका हाथ पकड़ लेता है। यार आपने जो कहा कि शिद्दत से आपने काम करना चाहिए, बाकी तो रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दो ही मत। आप बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दो, बेस्ट रिजल्ट अपने आप। इनपुट पे ध्यान दो, आउटपुट जो आना है वो आएगा। जी जी, बिल्कुल। बाकी मैं ऐसा ज्ञानी बंदा नहीं हूँ, ज्ञान दे दूं यहाँ पे। नहीं, आप तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल, हर दुनिया में। आज मैं कितने भी, अभी आप सोचो कि यार 5 साल में बिजनेस सेट हो जाता है, मैं 50 साल वालों को भी देख रहा हूँ जो सेट नहीं है अभी तक, करेक्ट है ना। तो और हर बंदा, कोई भी कहीं भी आप सोच लो कि भाई हर एक परफेक्ट बंदा कहीं मिल जाए, नहीं है। किसी से भी पूछो, बड़े से बड़े 1000 करोड़ की कंपनी, 5000 करोड़ की कंपनी, वो भी कहीं ना कहीं कोई चैलेंज फेस कर रहा है। तो ये तो भाई है ना, या तो एचआर इश्यूज है, या तो क्वालिटी इश्यूज है, या तो स्केल का इश्यूज है, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर्स का इशू है, मार्केट का इशू है, मार्केट का इश्यूज है, रूल्स रेगुलेशंस का इशू है, कितने सारे इश्यूज हैंडल करने। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं अगर 1000 करोड़ भी पहुंच गया तो टेंशन तो वही है। तो सोच लो हम हैं 1000 करोड़ वाले। है ना, काम तो शिद्दत मतलब करना चाहिए ना भाई। काम करने से मतलब है मुझे दिन के इतने घंटे काम करना है, पूरी शिद्दत से करना है। मुझे आज से 10 साल बाद भी करना है, 20 साल बाद भी करना है, 50 साल बाद। करेक्ट। तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ, तो रिजल्ट्स आ जाते हैं। नहीं यार, लवली है सही में। मैं जनरली, मेरे को एक आइडिया होता है कि मुझे क्लोज कैसे करना है। मैं यहाँ पे ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्लोज कैसे करना है, क्योंकि वी ऑलरेडी क्रॉस्ड मोर देन 45 मिनट्स एंड आई एम लविंग द कन्वर्सेशन। मुझे ऐसे आई थिंक बिजनेस के आसपास तो हमने ज्यादा बात की नहीं, कर ली बिजनेस के, इनफैक्ट बिजनेस के ज्यादा बात की। हम फिल्म इंडस्ट्री की तरफ गए नहीं। मुझे आप वो राजेश खन्ना की कहानी बता रहे थे, मैं गया नहीं, मतलब वो पूछूंगा तो 10 मिनट चला जाएगा। तो इनफैक्ट वी नीड टू डू दैट। हम लोग क्या है, एक वेब सीरीज प्लान करेंगे पॉडकास्ट की जगह। उसमें डिस्कस तो एक्सपीरियंस भी है, आप डेफिनेटली आपने करना भी चाहिए। सो एनी क्वेश्चंस दैट आई शुड हैव आस्क्ड यू, कुछ रह गया आपको लगता है कि व्हिच यू वुड वांट टू शेयर विद द पीपल फ्रॉम द प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो नए आ रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? नहीं, मैं एक तो अपनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ, कि आप लोग ना, बस एक रिक्वेस्ट है। देखो आप लोग, मैं पहली बार एक्चुअली सरप्राइज था और इतना अच्छा लगा मुझे, इतना खुश था कि मैंने देखा यार जो एक ही अपना क्या बोलते हैं ना उसको, एक सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं और सेम मार्केट है उनका, सेम क्लाइंट है, उसके बाद भी लोग जुड़े हुए हैं। 300 400 500 लोग एक साथ मिलके सेमिनार्स करते हैं, एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो वो मैंने कहीं और नहीं देखा। मतलब कॉम्पिटिटर्स भी हैं लेकिन दोस्त भी हैं, और इतने सारे लोगों को मैं जानता हूँ, अच्छे दोस्त भी हैं, और एक एसोसिएशन है जो होना चाहिए, जो हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, रबर रोलर इंडस्ट्री में। मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दें, या कोई एक बॉडी हो जो आपके जो भी जितने भी सप्लायर्स हैं उनको एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाए बेसिकली, कि यार, क्योंकि क्या है ना, फिर हमारी जद्दोजहद कम हो जाती है। अभी क्या, अगर मैं अपना रोलर बेचता हूँ या किसी को इंक बेचना है, या तो उनके लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं है। कुछ लोग के लिए है जो भाई बड़ी जर्मन कंपनीज हैं या जो वेल सेटल्ड हैं, लेकिन हम जैसे नए लोगों के लिए आप एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दीजिए कि भाई ये आप सैम्पलिंग कीजिए, हम आपको वेंडर लिस्ट में डाल देंगे, और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ काम करेंगे। इनफैक्ट मैंने तो हमेशा ये बोला है कि हम लोग को एज ए स्टेप नहीं, आप शुरुआत कीजिए ना, सेकंड सोर्स, हाँ, कि आप भाई सैम्पलिंग हमसे रेडी करा लो, कभी तो जरूरत पड़ेगी। Correct. तो याद रहेगा, हाँ यार इस बंदे की सैम्पलिंग मैंने करा लिया। करेक्ट। तो ऐसी कोई बॉडी हो जो भाई जहाँ पे जाके हम लोग, क्योंकि आप इतने सारे प्रिंटर्स एक साथ जुड़े हैं, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर,
कि भाई वहां जाके हमने एक बार टेस्टेड ओके का स्टिकर लगवा दिया, पास हो गया हमारा प्रोडक्ट। करेक्ट। फिर कोई भी जिसका भी लगे, रेट्स अलग हैं, वो सारी चीजें अलग हैं, वो तो बार्गेनिंग चलती बट है। एक ऑन दिस पॉइंट, आप अगर आज XYZ प्रिंटर को आज दे रहे हो जी। तो वहां से आपका वर्ड ऑफ माउथ या आपका सर्टिफिकेशन, वर्ड ऑफ माउथ से सब कुछ चलता है, लेकिन वो ना आप वहां से भी सर्टिफिकेट, कंटिन्यू मैंने तो टेस्टिमोनियल्स लिए हैं। टेस्टिमोनियल्स, हाँ, काफी बड़ी बड़ी कंपनी। नहीं आप जो कह रहे हो वो भी पॉइंट, आई एम श्योर पीपल हु आर क्योंकि लिसनिंग एंड हु आर रिलेवेंट काफी टू द लोग जो इंडस्ट्री हैं दे कैन जिनके डू पास समथिंग, व्हाई नॉट। वो क्षमता नहीं है या वो फिर अनऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। फिर दुख कहाँ होता है जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करने की। बिल्कुल। तो फिर मेरा क्या होता है, यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को इतना सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहा हूँ और मुझे एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। करेक्ट। और कुछ दूसरे रीजन से या दूसरे रास्तों से, दूसरे चैनल से उनको एंट्री मिल रही है जो मैं नहीं कर सकता। करेक्ट। सो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री हैव टू थिंक अबाउट एक कुछ रिक्वेस्ट है कि एक इनिशिएटिव अगर आप ले लेते हैं ना कि हाँ यार एक स्टैंडर्डाइजेशन या एक नॉर्म बना लीजिए जिससे आप नए वेंडर को रजिस्टर करवाओ, नहीं तो नए लोग आएंगे कैसे, अच्छे लोग आएंगे कैसे ना। करेक्ट। हम चाहते हैं अच्छा काम करना, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। इट्स अ गुड थॉट है ना, हम तो रोज कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन 1 2 3 नए प्रिंटर से मिले। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो मुझे ये आप इतने सारे प्रिंटर से मिले हो पिछले 4-5 सालों में, तो वी जनरली आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल आवर गेस्ट टुवर्ड्स द एंड कि आप किनको सजेस्ट करोगे whom you think could be a guest on our podcast, can share a very interesting story? कोई है आपके? There are so many कोई इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं इस इंडस्ट्री में। कुछ नाम जैसे मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तुषार भूटिका जी हैं। we've already done with him. हाँ, okay, great. संजय पटेल जी हैं, परम पैकेज। We are yet to meet him. Yes. निखिल वॉरियर सर, हो निखिल सप्तगिरी is a good friend. Yet to do. वो इतने मतलब उनके साथ मुझे कभी जब ऐसे मुझे कुछ भी डिस्कस करना होता है, इतनी स्पिरिचुअल बातें करते हैं वो। अच्छा। इतनी प्यारी बातें करते हैं, तो मुझे वहाँ से गाइडेंस मिलती है। तुषार सर से मैं हमेशा गाइडेंस लेता हूँ, संजय सर को फ़ोन कर लेता हूँ। तो आप तो सभी को जानते हो, आई थिंक ऑलमोस्ट सब लोगों का इंटरव्यू ले चुका है। हाँ नहीं, अभी तो बहुत है, अभी तो 50 सीख पार कर चुके हैं। निखिल वॉरियर जी का, निखिल, हाँ निखिल बात भी किया था मैंने जब उसको इसमें मिला था मैं, BMPA का जो प्रिंट समिट होता है, प्रिंट समिट, राइट, उसमें मिला था। तो फिर वैसे काफी लोग हैं, अभी मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं। कुछ नाम और भी याद आए तो बताना। निखिल इज अ गुड, या निखिल इज अ गुड नेम, आई विल कनेक्ट विद हिम, थैंक्स फॉर दैट। और द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू फाइंड द पॉडकास्ट एंड समथिंग यू वुड वांट टू शेयर विद अस अबाउट योर एक्सपीरियंस? दिस इज क्वाइट गुड, और मैं चाहता हूँ थोड़ा लंबा टाइम के लिए हम करेंगे कभी, और कुछ उसके लिए मैं प्रिपरेशन करके आऊंगा कि नहीं यार अभी इसको शॉर्ट बाय शॉर्ट डिवाइड करना है। करेक्ट। तो अच्छा होगा, लेकिन मजा आ गया और लगा ही नहीं कि पॉडकास्ट है एक्चुअली। हाँ, अगर मैं ये कैमरा और माइक हटा दूं तो हम लोग नेचुरल जैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक हमने 1 घंटा इस पॉडकास्ट से पहले बातें करके बिता दिया, पता भी नहीं चला था ना। तो क्वाइट गुड, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग। और क्या है ना, देखो अब आपके पॉडकास्ट देख के जो आपने किए हैं आगे, और मुझे एक बात जो मुझे कहनी थी इंडस्ट्री को, शायद कुछ लोगों तक पहुंच जाए, जो मैंने बताया अभी, ये डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूशन या बॉडी बन जाए। बाकी तो मज़ा ही आ गया, क्या बोलूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में घूमती हैं बिल्कुल कि बहुत सारी बातें हैं इस इंडस्ट्री के बारे में भी, अपनी एक्स इंडस्ट्री के बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वील हैव टू डू अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। यस बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल उसके लिए। थैंक्स समीर, वेरी नाइस मीटिंग यू, अप्रिशिएट योर टाइम, आप आए। थैंक्स टू यू फॉर इनवाइटिंग मी, द प्लेजर इज ऑल। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कैमरा के सामने फाइनली, है ना। लव यू ब्रो, जल्दी आता हूँ। थैंक्स, अप्रिशिएट, थैंक यू, थैंक्स।